हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू चंद्र भारती एकेडमी। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, किंगडम फंजाई को कंप्लीट किया था हमने। जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब तक ये जो आज का जो लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके पहले हमने जो कवर कर रखा है वो कवर कर रखा है किसको, क्या क्या हमने पढ़ लिया देखेंगे इसको। ठीक है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने मोनरा को कवर किया था, फिर हमने प्रोटिस्टा को कवर किया था, और फिर हमने लास्ट लेक्चर में फंजाई को कंप्लीट किया था। ठीक है, बाकी की जो 2 किंगडम्स हैं, जैसे कि प्लांट है, प्लांट, और लास्ट वाला जो एनिमल है, इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट चैप्टर ही है इनका आपके सिलेबस में, तो इनको अलग ही कवर करेंगे। ठीक है, मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई को कवर करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, वायरस, ठीक है, वायरॉइड्स एंड प्रियन के बारे में। ठीक है, जैसे देखेंगे एक बार, ये जो वायरस है, ठीक है, या वायरॉइड्स है या प्रियन है, आर एच विटेकर ने, ठीक है, जैसे ये जो तीनों नाम हमने बताया, ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, वायरस है, वायरॉइड है और प्रियन है। ठीक है, जो वायरस, वायरॉइड और प्रियन थे, ठीक है, आर एच विटेकर ने इनको किसी भी किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई बात सुनिए, ये क्या है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। जैसे देखेंगे, वायरस, वायरॉइड एंड प्रियन आल डू नॉट हैव ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, जैसे कि वायरस है, ठीक है, वायरॉइड्स है और प्रियॉन्स है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है इनके पास। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, बाकी सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, तो वैसा कुछ इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि डू नॉट हैव ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनका नहीं है। आया बात समझ में? कह देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग, सेलुलर स्ट्रक्चर को कंप्लीट ना करने की वजह से, यानी कि पूरा एक सेल के जैसे ना दिखने की वजह से इनको किस में कंसिडर किया गया कि ये क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है ये? नॉन लिविंग। आया बात समझ में? ठीक है, कर एज ए रिजल्ट दे आर नॉट प्लेस्ड अंडर एनी किंगडम बाई आर एच विटेकर। यही मुख्य इसका कारण था कि इनके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेल के जैसे नहीं था, इनके पास ना ही कोई सेल ऑर्गेनेलीज पाई जा रहे थे। ठीक है, यही सब कारण था कि आर एच विटेकर ने इनको किसी भी किंगडम के अंडर नहीं रखा। ठीक है, यानी कि किसी भी किंगडम में इनको जगह नहीं मिला। है बात सुनने, कर दे एग्जिस्ट एट द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया है कि जो वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स है, ठीक है, वो क्या है, बाउंड्री है किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। आए बात समझ में? यानी कि ये क्या है, बाउंड्री है दोनों के बीच में। ठीक है, देखते हैं एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, वायरस के बारे में, फिर वायरॉइड के बारे में, और फिर प्रियॉन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहले देखते हैं वायरस कि वायरस क्या है। लिखा है कि वायरस इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब कि क्या है, बिल्कुल कंपल्सन है इसका पैरासाइट होना। कंपल्सन करने का मतलब ये कि मजबूरी है इसको, यानी कि ये अगर लाइव है तो एज ए पैरासाइट ये लाइव रह सकता है। जैसा कि लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि वायरस आर ऑब्लिगेट यानी कि कंपल्सरी पैरासाइट्स, दे बिहेव लाइक इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल आउटसाइड अ होस्ट सेल, यानी कि होस्ट सेल के बाहर ये बिल्कुल एक इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल के जैसे बिहेव करते हैं। होस्ट सेल क्या होती है,
सबसे पहले देखेंगे कि होस्ट सेल होता क्या है। होस्ट सेल उस सेल को बोलेंगे या होस्ट ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जिसके ऊपर वायरस क्या होता होगा, एज अ पैरासाइट रहता होगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक सेल है, ठीक है, क्या है ये कोई सेल है, या ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर वायरस इनके ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है तो इन दोनों को यानी कि इस सेल को या इस ऑर्गेनिज्म को क्या कंसीडर करेंगे, एज अ होस्ट सेल या एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे। आई बात सुन, कह रहा कि जब तक वायरस होस्ट सेल के बाहर है, जब तक वायरस होस्ट सेल के बाहर है तब तक वो इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल की जैसे है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखेगा जिससे पता चल पाए कि जो वायरस है वो क्या है, लिविंग है। ठीक है, इनर्ट का मतलब होता है कि नॉन रिएक्टिव, यानी कि किसी से रिएक्शन नहीं करना या किसी के साथ, यहाँ पे रिएक्शन से नहीं मतलब है, कह रहा कि इनर्ट का मतलब कि किसी के साथ नहीं है वो, ना ही किसी के साथ एसोसिएशन में है। ठीक है, क्रिस्टलाइन बिल्कुल क्रिस्टल के फॉर्म में है और क्या है, पार्टिकल के जैसे है। ठीक है, बात सुन में, यानी कि होस्ट सेल के बाहर जब तक, होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर जब तक वायरस मौजूद है तब तक वो क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल है या नॉन लिविंग है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। व्हेन दे इन्फेक्ट ए होस्ट सेल, जब वायरस किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि ये अगर कोई वायरस है, देखेंगे अगर ये कोई वायरस है, ये कोई क्या है, अगर ये कोई वायरस है, ठीक है, आई बात सुनिए, क्या ये वायरस है, जब तक ये बाहर है, जब तक ये क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल की जैसे है या नॉन लिविंग है, या क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे ये होस्ट को, जैसे ये अपने होस्ट को क्या करता है, ये होस्ट मान लेते हैं, इन दोनों क्या मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, ये होस्ट है, क्या है, होस्ट है। तो जब ये होस्ट के अंदर ये जाता है तो जो होस्ट सेल हो, यानी कि होस्ट सेल में ही जाना पड़ेगा इसको, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसमें भी एक पार्टिकुलर सेल के अंदर ही इसको सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म से हमने पढ़ रखा है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, सेल से ही मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये वायरस सेल के अंदर इंटर करता है तो जो सेल की मशीनरीज होती हैं, जैसे सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिसमें सेंट्रल डोगमा चल रहा होता है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाले मैकेनिज्म चल रहे होते हैं। तो उन सारे मशीनरीज को ये क्या करता है, हाईजेक करता है, क्या करता है, हाईजेक करता है। आया बात समझ में, हाईजेक करने का मतलब कि मशीनरी सारी की सारी होस्ट सेल के अंदर परफॉर्म होंगी, लेकिन वो सेल के न्यूक्लियस यानी कि ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म होंगी, वो परफॉर्म होंगी किसके अकॉर्डिंग, वायरस के अकॉर्डिंग। आया बात समझ में, ठीक है। हाईजेक का मतलब लिखा हुआ कि टेक ओवर द होस्ट सेल्स मशीनरी, यानी कि जो होस्ट सेल की मशीनरी है उसको क्या करते हैं, ये टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग अब काम करवाता है उससे। ठीक है, और अगर ये अपने अकॉर्डिंग करवाएगा काम तो जो चीजें वायरस को नीड है, ठीक है, जिन चीजों की वायरस को जरूरत है वही चीजें वो बनवाना चाहेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। करे कि दे इंस्ट्रक्ट द होस्ट सेल टू मेक मोर वायरसेस, करे कि वो इंस्ट्रक्ट करता है होस्ट सेल को कि ऐसे ऐसे सामान बनाओ जो वायरस बनाने के लिए जरूरी होता है, यानी कि ऐसे सबस्टेंस प्रोड्यूस करो जो क्या है, वायरस के लिए नीडेड है, और वहां से हम क्या कर सके, एक वायरस इन्फेक्ट किया था एक होस्ट सेल को और वहां से बहुत सारे वायरस क्या हो पाए, बन के निकल पाए। आई बस समझ में, कह रहा कि दे इंस्ट्रक्ट द होस्ट सेल टू मेक मोर वायरसेस, यानी कि वो इंस्ट्रक्ट करेगा होस्ट सेल को कि तुम और ज्यादा वायरस क्या करो, बनाओ। ठीक है, जैसा कि अगर किसी वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ठीक है, अगर किसी वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, क्या है ये, प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भरा होता है।
यानी कि डीएनए या आरएनए क्या होगा इसके अंदर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए या आरएनए पाया जाएगा। तो कह रहा है कि जो प्रोटीन कोट है, ठीक है, प्रोटीन कोट जो होता है वो क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस है, यानी कि प्रोटीन कोट की वजह से होस्ट सेल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि इसके अंदर इसका जो न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये इन्फेक्शियस नेचर का होता है। आई बात समझ में? यानी कि अभी तक यही हम बता रहे थे, पिछले स्लाइड में हमने यही बताया था, या यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि ये इनर्ट क्रिस्टलाइन क्या है? पार्टिकल है, ठीक है। इसके पिछले स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल के जैसे इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा कि आप एक कंप्लीट सेल को, यूकैरियोटिक सेल को आप देखते हैं तो उसमें आपको सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, अगर एनिमल सेल की बात करें तो, फिर न्यूक्लियस पाया जाएगा, फिर बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगे। ऐसा कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, और जिसमें से सबसे मेन जो चीज है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है, और न्यूक्लिक एसिड को बचाने के लिए अपने ऊपर क्या लगा रखा है? एक प्रोटीन का कोट लगा रखा है, ठीक है। इस प्रोटीन के कोट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सिड बोलते हैं। और ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। आया बात सुनने? ठीक है। जो प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर्स, ठीक है, देखेंगे आगे। आया बात सुनने? तो कह रहा है कि प्रोटीन कोट जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर वो इन्फेक्शियस नेचर का होता है। आया बात सुनने? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ ए वायरस मल्टीप्लाइज, जैसे कि जो इसके इन्फेक्शन का तरीका है या जो मैकेनिज्म है उसके बारे में देखना है। यहाँ पे कह रहा है होता क्या है? सबसे पहला स्टेप है वो है इन्फेक्शन का, दूसरा जो है इंटीग्रेशन का है, और तीसरा जो स्टेप है वो क्या है? सिंथेसिस का है। यानी कि ये जो जब इन्फेक्शन कॉज करता है या किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो पूरा कंप्लीट मशीनरी को चलाने में, ठीक है, या कंप्लीट इन्फेक्शन को स्वॉप करने में इसको टोटल 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इन्फेक्शन में क्या करता है? वायरसेस अटैचेस टू एंड इंटर्स द बैक्टीरियल होस्ट सेल। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है, ठीक है, ये इन्फेक्शन का मैकेनिज्म देखने के लिए वो किसका लिया गया है? बैक्टीरियोफाज का। किसका? बैक्टीरियोफाज का। ये भी एक तरह का वायरस है, और ये बैक्टीरियोफाज यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है? बैक्टीरियल सेल इसकी क्या है? होस्ट है। आई बात समझ में? तो वही कह रहा है कि सबसे पहले वायरस क्या करता है? अटैचेस एंड इंटर्स द बैक्टीरियल होस्ट सेल, यानी कि सबसे पहले इसको बैक्टीरियल सेल से अटैच होना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके अंदर इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के बाद अपने न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसके अंदर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेट करके उसको रेप्लिकेट करना होगा, रेप्लिकेट करके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनानी होगी वहां से, ठीक है। फिर सिंथेसिस, मोर वायरल पार्टिकल्स आर सिंथेसाइज्ड व्हिच कैन इन्फेक्ट मोर बैक्टीरिया, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ? सबसे पहले डीएनए को इंटीग्रेट किया इसने न्यूक्लियोइड में, यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। वहां से रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ जिससे प्रोटीन बन के आई, ठीक है। और रेप्लिकेशन के थ्रू इसका न्यूक्लिक एसिड भी नंबर में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और लास्ट में जो सिंथेसिस वाला स्टेप होता है इसमें ये क्या करता है कि न्यूक्लिक एसिड को बिल्कुल 20 में रख के और चारों तरफ से प्रोटीन को क्या कर देता है? लगा देता है। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंप्लीट सिंथेसिस होता है किसका? न्यू पार्टिकल्स ऑफ वायरस। देखेंगे इसको, जैसा मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, ये कोई क्या है? ये बैक्टीरियल सेल है। पहले स्टेप को देखते हैं, ठीक है, ये कोई बैक्टीरियल सेल है। आई बात समझो? बैक्टीरिया के अंदर आप लोग को पता होगा कि इसके पास 2 तरीके का डीएनए होता है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियोइड है और ये इसका क्या है? प्लास्टिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। पिछले लेक्चर्स में आप लोग को बताया गया होगा, ठीक है। ये एक कंप्लीट बैक्टीरिया है, और ये जो है ये क्या है? ये बैक्टीरियोफाज है। क्या है ये? बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है बैक्टीरियोफाज। आया बात सुनिए, ऐसे कुछ दिखता है। अब होता क्या है? अभी आप लोग को बताया गया है कि जो वायरस होता है, वायरस में 2 चीजें पाई जाती है, इसका न्यूक्लिक एसिड प्लस
इसके बाहर का प्रोटीन कोट, ठीक है। तो कह रहा है कि ये अपना न्यूक्लिक एसिड रखेगा, ठीक है। अब करेगा क्या, सबसे पहले ये क्या करेगा, बैक्टीरिया से अटैच होगा, यानी कि बैक्टीरिया से देखेंगे यहाँ पे अटैच हुआ, ये बैक्टीरिया से क्या किया, ये अटैच हो। अटैच होने के बाद क्या करेगा, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके क्या करेगा, उसके अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड रिलीज करेगा। देखेंगे दूसरे स्टेप में क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का अपना न्यूक्लियोइड डीएनए है, ठीक है। आई बात समझ में, क्या है, न्यूक्लियोइड डीएनए है। ये बैक्टीरिया का अपना प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये यहाँ पे रहा वायरस, ठीक है, क्या रहा, वायरस, ठीक है। वायरस ने क्या किया, ये वायरस रहा, ठीक है। वायरस ने अपना ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड डीएनए में क्या करेगा, इंटीग्रेट करवाएगा। क्या करेगा, इंटीग्रेट करवाएगा। आई बात समझ में। अब इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन होने के बाद इसका रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड था, ये जो न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड ये क्या हुआ, कहाँ पे चला गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया, होस्ट सेल के अंदर चला गया, और इसके न्यूक्लियोइड यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर क्या हुआ, ये इंटीग्रेट हो गया। है बात समझ में, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। कह रहा है इंटीग्रेशन होने के बाद डीएनए का बैक्टीरिया जब रेप्लिकेशन करेगा अपने डीएनए का, तो साथ साथ में ये वाला भी डीएनए जो वायरस का है वो भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। रेप्लिकेशन होने के बाद जो न्यूक्लिक एसिड है किसका, वायरस, वो नंबर में बढ़ेगा। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए का जेरॉक्स बनाया जाता है, ठीक है, या डीएनए को रेप्लिकेट करके एक अलग कॉपी उसकी तैयार की जाती है। तो यहां से क्या होगा, छोटे छोटे क्या होंगे, और क्रोमोसोमल नहीं, ये क्या है, किसके डीएनए है, वायरस के डीएनए क्या होंगे, नंबर में बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर में बढ़ने के बाद क्या होगा, कुछ डीएनए ऐसा भी वो दिया होगा बैक्टीरियल सेल को, जिससे उसकी प्रोटीन कोट बनती होगी। क्या होती है, प्रोटीन कोट। कह रहा है कि जब ये इंटीग्रेशन करता है, जब ये बैक्टीरियल सेल में इंटीग्रेशन करता है, तो बस अपना न्यूक्लिक एसिड ही बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटीग्रेट करता है, यानी कि डालता है, बाकी प्रोटीन को बाहर ही रह जाती है। यानी कि ये पूरा का पूरा बाकी का जो मटेरियल है, ये कवर जो है, ठीक है, वो बाहर रह जाएगा, और बस ये अपना न्यूक्लिक मटेरियल ही क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड ही क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये अपना क्या है, ये अपना क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन की वजह से जो न्यूक्लिक एसिड है किसका, वायरस का, वो क्या हुआ, नंबर में बढ़ा, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ अपना बैक्टीरिया का क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि प्लास्टिड है। कह रहा है कि कुछ डीएनए ऐसा भी दिया होगा, बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट किया होगा, जिससे क्या होता होगा, प्रोटीन कोट बनती होगी, किसकी, वायरस की। तो मान लीजिए प्रोटीन कोट बनी, क्या बनी, प्रोटीन कोट बनी, ठीक है। क्या बना, प्रोटीन कोट बना। आई बात सुन में, प्रोटीन कोट बना, और यहां से ये जो है क्या होगा, इस सेल को फाइनली जब नंबर इसके अंदर बहुत सारे वायरस के नंबर बढ़ जाएंगे, यानी कि बहुत सारे वायरस जब यहाँ पे क्या होंगे, वायरल पार्टिकल का नंबर इंक्रीज होगा, तो ये सेल को लाइस करेंगे। लाइस करने का मतलब तोड़ देंगे, और तोड़ के क्या होंगे, बहुत सारे यहाँ पे वायरस क्या हो जाएंगे, इससे रिलीज हो जाएंगे। यानी कि बहुत सारे वायरस क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे। आई बात समझ में, बहुत सारे वायरस क्या होंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और जिनके अंदर अपना क्या होगा, अलग अलग न्यूक्लिक एसिड भी होगा, जो यहाँ पे बना हुआ है बात समझ। तो ये पूरा इन्फेक्शन का मैकेनिज्म है किसका, वायरस का। और वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे नंबर बढ़ाता है, ये भी आपने देखा, ठीक है। कह रहा है कि बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड होल्ड द मेन क्रोमोसोम, ठीक है। बैक्टीरियल न्यूक्लियोटाइड होल्ड्स द मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया, द प्लाज्मिड इज द सेपरेटेड स्मॉल सर्कुलर डीएनए दैट कैन आल्सो कैरी वायरल जीन। कह रहा है कि कभी कभी प्लाज्मिड भी क्या करता है, कैरी करता है वायरल जीन को। अब तक हमने जो बताया, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था, उसमें बस हमने बात किया था किसके बारे में, कि जो न्यूक्लियोइड या मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसमें ये अपना क्या कर रहा था, न्यूक्लिक एसिड को इंटीग्रेट कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या कर सकता है, कभी कभी ये जो प्लास्टिड होता है, सॉरी जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के अंदर भी
यानी कि जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, वायरल जीन इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे कुछ साइंटिस्ट का नाम है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। कह रहा कि जैसे डीजे इवानोस्की हैं 1892, डीजे इवानोस्की। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर्ड वायरस फाउंड एट टोबैको मोजाइक डिजीज इज काज्ड बाय एन एजेंट स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इट कैन क्रॉस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। कह रहा है कि जो डीजे इवानोस्की थे उन्होंने बैक्टीरिया वो क्या बोलते हैं टीएमबी देखा। ठीक है, टोबैको मोजाइक डिजीज था, यानी कि जो टोबैको का प्लांट था, प्लांट की जो लीफ थी, ठीक है, जो टोबैको का प्लांट था और इसकी जो लीफ थी, ठीक है, इस लीफ के ऊपर क्या हो रहा था, एक डिजीज हो रहा था जिसको क्या बोलते थे, टोबैको मोजाइक डिजीज, यानी कि कुछ धब्बे बन जा रहे थे। ठीक है, तो ये जो धब्बे बन जा रहे थे इसके ऊपर, ठीक है, ये जो धब्बे बन जा रहे थे, इसको कॉज करने वाला जो एजेंट था वो क्या था, बैक्टीरिया से भी छोटा एजेंट था। यानी कि बैक्टीरिया का साइज तो बड़ा होता है एज कंपेयर टू वायरस, वायरस से बड़ा साइज क्या होता है, क्या बैक्टीरिया। तो कह रहा है कि डीजे इवानोस्की ने क्या किया था, यहां से कुछ सैंपल को लिया था, सैंपल लेने के बाद क्या किया था, उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर के थ्रू, यानी कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर, यानी कि ऐसा फिल्टर पेपर था जिससे बैक्टीरिया पास नहीं कर पाएगा उस फिल्टर पेपर से, लेकिन उस फिल्टर पेपर को भी क्या कर दिया, वो जो इन्फेक्शियस एजेंट था किसका, मोजाइक डिजीज का, ठीक है, उसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। आई बात समझ में, यानी कि जो फिल्टर पेपर था उसका पोर साइज ऐसा था कि उससे बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता, तो बैक्टीरिया को फिल्टर करना उस फिल्टर पेपर से क्या था, बिल्कुल आसान था। लेकिन जो एजेंट ये डिजीज कॉज कर रहा था वो उस फिल्टर पेपर को भी क्रॉस कर गया। तो इससे ये बात पता चल गई कि जो ये एजेंट है वो बैक्टीरियल साइज से, यानी कि बैक्टीरियल सेल के साइज से क्या है, छोटा है। आई बात सुन में, क्या है, छोटा है। कह रहा है कि उसने क्रॉस कर दिया किसको, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स को। ठीक है, कह रहा है कि ये जो टोबैको मोजाइक डिजीज थी, ठीक है, ये किससे काज हुई थी, टीएमबी से, टोबैको मोजाइक वायरस से। कौन काज करता है इसको, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, बात सुनिए, यानी कि उसका नाम दिया गया टोबैको मोजाइक वायरस। ये काम किसने किया था, डीजे इवानोस्की ने। तो ये बातें याद रखनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि सबसे पहले वायरस का डिस्कवर कौन किया था, ठीक है, किस ईयर में किया था और किस जगह, किस प्लांट के ऊपर या कैसे किया था। ठीक है, आया बात सुनने। फिर से दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, एमडब्ल्यू बेजनरिक्ट। ठीक है, कॉल्ड वायरस अ लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट आर कॉन्टागियम विवेगम फ्लूइडम। कह रहा है कि जो बेजनरिक्ट था साइंटिस्ट 1898 में, इन्होंने क्या बोला था कि वायरस जो होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ठीक है, वायरस क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, या इसी को क्या बोल रहा है कि लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट है। वायरस क्या है, लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट है, या इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट। है बात सुनो, ये बात किसने बोली थी, बेजनरिक ने। इसको भी याद करना जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। करेक्ट। फिर एक और साइंटिस्ट आया, डब्ल्यू.एम. स्टैनले। ठीक है, डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने क्या किया था, क्रिस्टलाइज द वायरस एंड सो वायरस क्रिस्टल आर मेड लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। कह रहा है कि वायरस को क्या किया, क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया और बताया कि जो वायरस होते हैं, वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो किसका है, प्रोटीन का है। तो ये तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे। ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है वो भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये, आए बात सुन में। करें स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की अगर बात करें कि वायरस कैसे होता है, करें वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, कह रहे कि ये जो वायरस होता है वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, उससे बना हुआ एक पार्टिकल है। ठीक है, अब वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, यानी कि वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। द प्रोटीन कोट कवरिंग द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द कैप्सिड, यानी कि जो प्रोटीन कोट कवर करता है जेनेटिक मटेरियल को उसको कैप्सिड बोलते हैं। मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर, बताया था हमने
कि जो प्रोटीन कोट होता है वो किससे बना होता है, जो प्रोटीन कोट है वो क्या है, रियल में कैप्सिड है, ठीक है, कैप्सिड। और कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमियर से बना होता है, कैप्सोमियर्स, यानी कि कैप्सोमियर्स क्या है, मोनोमर्स है प्रोटीन के, वही सारे जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं, कैप्सिड को बनाते हैं, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, रहता है। कह रहे कि जो वायरस होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज है, पॉलीहेड्रल दिख सकता है, ठीक है। कह रहा कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कैसे दिख सकते हैं आपको, स्पाइरल अरेंजमेंट यानी कि हेलिकल फॉर्म में, यानी कि ऐसे दिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे है बात समझ में। ऐसे करने का मतलब क्या कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, कैप्सोमियर्स देखने को मिलेंगे, और कैप्सोमियर्स से क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, वायरस का, ठीक है। तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, हेलिकल अरेंजमेंट होगा। और एग्जांपल के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस के अंदर वो क्या क्या हो सकता है, वायरस, एवरी वायरस कंटेन्स स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल, एक वायरस के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जैसे बैक्टीरियोफेज में आपको देखने को मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्लांट के वायरस में दिखेगा मोस्टली आप लोग को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो एनिमल के केस में वायरसेस होते हैं उसके अंदर आपको दिखेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आए बात समझ में, यानी कि ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस के अंदर किस तरह का जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है या डबल स्टैंडर्ड है, अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो आरएनए है या डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है तो आरएनए है या डीएनए है। आए बात समझ में। कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज का अगर स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज को जब आप देखेंगे, ये जो बैक्टीरियोफेज होता है जब इसको आप देखेंगे, ठीक है, तो इस बैक्टीरियोफेज के अंदर, ठीक है, आपको हेड रीजन दिखेगा। कह रहा है कि कंटेन्स द पॉलीहेड्रल कैप्सिड, कह रहा है कि पॉलीहेड्रल कैप्सिड होंगे प्लस इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। आए बात समझ में। कह रहा है कि इसका ये नेक पार्ट होगा, क्या होगा, ये नेक रीजन होगा, ठीक है, क्या होगा, ये नेक रीजन होगा। कनेक्ट द हेड टू द टेल, यानी कि ये टेल रीजन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, टेल रीजन होगा। ये आपको दिखेंगे क्या, यहाँ पे टेल फाइबर्स दिखेंगे, देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि ये सीथ या नेक रीजन होगा, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है। कह रहा है कि सीथ एंड नेक क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं हेड टू टेल को, यानी कि ये टेल के फाइबर्स आपको दिखेंगे, ठीक है, क्या दिखेंगे, टेल के फाइबर्स दिखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे टेल का प्लेट होता है जिससे टेल्स निकलती है। कह रहा है कि टेल प्लेट क्या होता है, बेस प्लेट एट द एंड ऑफ द टेल्स, ठीक है। कह रहा है जहां से टेल्स निकली होती है, ठीक है, टेल्स फाइबर्स क्या होते हैं, हेल्प अटैच द फेज टू द होस्ट सेल, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज की ये टेल्स है यही हेल्प करते हैं किससे, बैक्टीरियल सेल से अटैच होने में, किससे, बैक्टीरियल से, बैक्टीरियल सेल से अटैच होने में यही जो टेल्स फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे हेड रीजन में क्या होगा, कैप्सिड होगा, ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, सीथ और नेक देखने को मिलेगा आपको, टेल फाइबर देखने को मिलेगा, टेल प्लेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कह रहा है कि वायरस डिजीजेस क्या क्या होती है, ये तो आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा डिजीज ऐसा है जो वायरस से होने वाला है। जैसे सिम्टम्स पहले देखते हैं प्लांट के अंदर की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कह रहा है कि वायरस से होने वाले जो सिम्टम्स है, स्टंटेड ग्रोथ यानी कि ड्वार्फनेस, यानी कि प्लांट छोटा रह जाएगा, ये भी एक वायरल डिजीज का ही क्या है, सिम्टम है। मोजाइक फॉर्मेशन यानी कि स्पॉट बनेगा, धब्बे बन जाएंगे प्लांट के लीफ पे, ये भी एक क्या है, वायरस डिजीज का क्या है, वायरल इन्फेक्शन का क्या है, सिम्टम है। कह रहा है कि लीफ कर रोलिंग, लीफ रोल कर जाएगी या कर्ल कर जाएगी, ठीक है। वेन क्लियरिंग यानी कि लीफ के अंदर जो वेन्स होती हैं, ये जो लीफ के अंदर ये वेन्स होती हैं, लीफ वेन्स, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि क्लियर हो जाएंगे, आए बात समझ में, खत्म हो जाएंगे। क्लोरोसिस यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल लॉस होगा तो जो लीफ का कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्रोसिस यानी कि जो धीरे धीरे टिश्यूज क्या होने लगेंगे, टिश्यूज का डेथ होने लगेगा। ये सारे के सारे सिम्टम अगर प्लांट के अंदर दिखे तो आप बोल सकते हैं कि इस प्लांट को क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। आए बात सुनने। कह रहा है कि कॉमन डिजीज जो प्लांट वायरस से होने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे हर्पीज जो होता है ये भी वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये भी वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स जो होता है वो भी वायरल डिजीज है, रूबेला जो होता है वो भी वायरल डिजीज है, जो एड्स होता है वो भी वायरल डिजीज है, मम्स जो होता है वो भी वायरल डिजीज है, मिजलीज जो होता है वो भी वायरल डिजीज है, पोलियो जो होता है वो भी क्या है, वायरल डिजीज है।
तो ये सारे के सारे वायरल डिजीज को आपको क्या करना है, याद करके रखना है, क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। अब तक हमने देखा वायरस के बारे में, अब देखेंगे वायरॉइड्स के बारे में। कह रहा कि दे आर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट विदाउट अ कैपेसिटी, यानी कि है बिल्कुल वायरस की जगह, वायरस की जैसे ही इनके पास भी न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, लेकिन जो कैपेसिड है यानी कि जो बाहर वाली प्रोटीन की कोट है वो इनमें क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट में छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बाहर कैप्सिड क्या होता है, ये कैप्सिड क्या है, एब्सेंट है। क्या है, कैप्सिड एब्सेंट है। आई बात सुनिए, कैप्सिड क्या है, एब्सेंट है। करे डिस्कवर्ड बाय टीओ डैनियर इन 1971, यानी कि इसको डिस्कवर किसने किया था, टीओ डैनियर ने 1971 में, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। वायरस आर स्मॉलर देन वायरसेस एज दे लैक अ प्रोटीन कोड। कह रहा है कि ये स्मॉल इसलिए है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि वायरस बड़ा होता है किससे, वायराइड्स को इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वायराइड्स के पास क्या नहीं है भाई, प्रोटीन का कोट नहीं है। प्रोटीन कोट क्या है, इनके पास एब्सेंट है। जाहिर सी बात है, साइज अपने आप छोटा हो जाएगा। कह रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज यानी कि पीएसटीडी काज भाई ये वायराइड इन पोटैटो, यानी कि वायराइड की वजह से एक डिजीज होने वाला है पोटैटो के अंदर। द ट्यूबर्स बिकम स्पिंडल सेप्ट थिन रेड्यूसिंग इल्ड, ठीक है। यानी कि होता क्या है, ये जो एग्जांपल है इसको याद रखेंगे कि वायराइड डिजीज क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज यानी कि पीएसटीडी, ठीक है। तो कह रहा है ये एक वायराइड के थ्रू ही कॉज होता है। इसमें होता क्या है, जो ट्यूबर्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्पिंडल शेप के बनते हैं, और स्पिंडल शेप के अगर ट्यूबर्स बनने लगेंगे तो अपने आप जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई बात सुन में। प्रियोन्स की बात करते हैं अगर, कि प्रियोन्स क्या होते हैं। हमने वायरस देखा, वायराइड देखा, अब देख रहे हैं प्रियोन्स को। कह रहा है कि प्रियोन्स प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं सिमिलर इन साइज टू ए वायरस, यानी कि बिल्कुल वायरस के साइज के बराबर होते हैं। और ये क्या है, मिस फोल्डेड प्रोटीन है। क्या है, मिस फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। कह रहा है कि जब करेक्ट फोल्डिंग होगी, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन फोल्ड करेक्टली इनटू द टर्शियरी स्ट्रक्चर, दिस वर्क्स इफिशिएंटली इन आवर सेल्स, यानी कि सबसे पहले जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए बनेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा तो आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। जब प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर तक फोल्ड हो जाएगी तो फंक्शनल प्रोटीन होती है। तो कह रहा है कि ये जो फोल्डिंग हो रही है यानी कि प्रोटीन के अंदर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वहीं पे क्या हो जा रहा है, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो रहा है या कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रही है। तो जो प्रोटीन है वो क्या हो जा रही है, मिस फोल्डेड हो जा रही है। और मिस फोल्डेड जब हो जाएगी तो अपना प्रॉपर जो उसका रियल वाला काम है वो छोड़ के क्या करेगी, ये इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शियस पार्टिकल के जैसे काम करने लगेगी। आई बात समझे। कह रहा है कि जब इनकरेक्ट फोल्डिंग होगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मिस फोल्ड इनटू अ abnormal tertiary protein which can accumulate in the brain and causes several diseases, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। और अगर ये मिस फोल्डेड रहेगी तो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी और क्या होगी, साथ साथ में एक्यूमुलेट हो जाएगी। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि कुछ डिजीज है जो प्रियन से कॉज होने वाले हैं, जैसे मैड काउ डिजीज, यानी कि सबसे पहला जो डिजीज डिस्कवर किया गया जो प्रियन की वजह से हो रहा था, ठीक है, वो क्या था, मैड काउ डिजीज। इसी को क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, यानी कि BSE फाउंड इन कैटल्स, कैटल्स के अंदर देखा गया था। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहले प्रियन से जो डिजीज हुआ था वो क्या था, मैड काउ डिजीज, काउ के अंदर दिखा गया था, ठीक है। इसको क्या और बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। दूसरा जो डिजीज है वो क्या है, क्रूजीफेल्ड जैकब डिजीज, यानी कि CZD, ए प्रियन डिजीज फाउंड इन मैन, यानी कि ह्यूमंस के अंदर एक होने वाला डिजीज है। तो ये दोनों डिजीज का नाम याद रखेंगे, कहां पे होता है ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले कांग्रेस की ये चैप्टर सेकंड हमने फिनिश किया, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।